हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 3 को शुरू करेंगे। और भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, और यदि सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या इस प्रकार के कमेंट लिख के जरूर जाएं। ठीक है, जो जो वीडियो देख रहा है वो सारे के सारे कमेंट जरूर करके जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा भाग 1 और 2 की। ठीक है, भाग 1 में अपन ने रसायन विज्ञान का महत्व, यानी भाग 1 में अपन ने रसायन विज्ञान का महत्व कहाँ समझा था? भारत में। ठीक, फिर दूसरे पार्ट में अपन ने रसायन विज्ञान का महत्व अपने व्यवहारिक क्षेत्रों में समझा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझा। ठीक है, आज अपन भाग 3 में द्रव्य की प्रकृति यानी विषय सूची का दूसरा जो बिंदु है 1.2 द्रव्य की प्रकृति, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट्स आपको क्या करने हैं, वीडियो के एंड में मिल ही जाएंगे सारे के सारे। सिर्फ सुनने की आवश्यकता है वीडियो को पूरा का पूरा, और पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। हेडफोन का यूज करें तो बहुत अच्छे। ठीक है, अब आज की इस वीडियो से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक रफ कॉपी आप रखें अपने पास। ठीक है, एक रफ कॉपी रखिए और एक पेन रखिए, और जब मैं कहता हूँ लिखें तो सिर्फ लिखना है। ठीक है, बस ऐसे ही, नोट्स नहीं तैयार करना है, बस एक रफ कॉपी है उसको लेकर लिखना है। ठीक है, एक रफ कॉपी और पेन, और दूसरा आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, यदि है तो रखिए उसको और मेरे साथ कंटिन्यू रीडिंग करिए, और नहीं है तो बस अपना स्क्रीन पर ध्यान दें और जैसे जैसे मैं कहूँ लिखो इस चीज को, तो लिख लेना। ठीक है, चलिए द्रव्य की प्रकृति को स्टार्ट करते हैं। देखिए द्रव्य की प्रकृति, तो द्रव्य की प्रकृति में अपन दो बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे। द्रव्य की प्रकृति को तो समझेंगे ही, और द्रव्य की अवस्था और द्रव्य का वर्गीकरण, ये दो और बिंदु हैं, इनको और शामिल करेंगे, इनको और समझेंगे। ठीक है, इन पर भी अपन चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले द्रव्य की प्रकृति को समझ लेते हैं। देखिए पहले आपको ये वर्ड ही थोड़ा से घुमा रहे होंगे, द्रव्य की प्रकृति, तो इसको थोड़ा सरल कर देता हूं आपके लिए। द्रव्य की प्रकृति, इसमें दो शब्द आ रहे हैं मुख्य तौर पर जो आपको विचलित कर सकते हैं। पहला शब्द आ रहा है द्रव्य और दूसरा आ रहा है प्रकृति। अब जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन है, उनको मैं आसान करने वाला हूं। देखिए पहले बात कर लेते हैं द्रव्य शब्द की। जो द्रव्य शब्द है उसके विषय में बात कर लेते हैं। द्रव्य जो शब्द है उसको इंग्लिश में अपन मैटर कहते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में, आपकी और मेरी भाषा में इसको कहते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं सर, उदाहरण दीजिए। उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर एलईडी दिख रही होगी, जूस दिख रहा होगा, और एक बलून दिख रहा होगा जिसमें हवा भरती है तो वो उड़ता है। तो ये सारे इसी प्रकार की जितनी भी अन्य चीजें जो आप अपने आसपास देखते हैं, टेबल, कुर्सी, बोर्ड, चौक, जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं, द्रव्य होती हैं। पूरे टॉपिक, पूरे अध्याय के अंदर अपन पदार्थ शब्द को थोड़ा कम यूज करेंगे, द्रव्य शब्द को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, द्रव्य जो शब्द है उसको ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए द्रव्य को आपको जब भी शब्द आए उसको दिमाग में पदार्थ से लिंक करना है, यानी द्रव्य बराबर पदार्थ, ऐसा आपको नजर आना चाहिए। बात क्लियर? द्रव्य की प्रकृति में द्रव्य जो शब्द है उसका मतलब समझ में आ गया। अब समझते हैं द्रव्य की प्रकृति। प्रकृति जो शब्द है इसका मतलब समझ लेते हैं। तो प्रकृति जो शब्द है इसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, है ना। एक व्यक्ति है, उसका नेचर बहुत गुस्से वाला है, गुस्सैल है वो। यानी इससे आप क्या समझते हैं? मैं बोल रहा हूं प्रशांत बहुत गुस्सैल है, तो आप इससे क्या समझते हैं? इससे आप समझते हैं कि जो प्रशांत है वो क्या है? बहुत गुस्से वाला है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। ठीक है, ये समझते हैं। इसी प्रकार से जो पदार्थ होते हैं उनका भी प्रकृति होती है। आम भाषा में इसको अपन क्या कहते हैं? स्वरूप भी कह देते हैं।
या व्यवहार कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की प्रकृति यानी द्रव्य का जो स्वरूप होता है, केमिस्ट्री में उनको 3 भागों में बांट रखा है। पूरे संसार, पूरे विश्व में जो भी आप वस्तुएं देखते हैं वो इन तीनों ही का स्वरूप होती हैं। इन तीनों में से ही किसी का स्वरूप होगी, इसके अलावा किसी का नहीं होगी। यानी एक तरीके से आपने पूरे विश्व का एक बिंदु में चर्चा कर ली। यानी जितने भी विश्व में पदार्थ पाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, वो सब सिर्फ इन जो प्रकृति है, द्रव्य की जो प्रकृति है, ठोस, द्रव और गैस में ही पाए जाएंगे। जैसे कि निम्नलिखित एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इनमें से देखें। एलईडी जो है, एलईडी क्या है? ठोस है। क्या है भाई? ठोस है। ठीक है, द्रव में लें तो जूस, जूस क्या है? द्रव है। क्या है? लिक्विड है, लिक्विड। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और गैस को इंग्लिश में कहते हैं गैस। तो ठोस का उदाहरण तो एलईडी हो गया, द्रव का उदाहरण हो गया जूस, और गैस का उदाहरण हो गया ये बलून में भरी हवा। बलून उड़ता कैसे? ये बलून आपने कभी उड़ता हुआ देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, ये बलून ऐसे ही नहीं उड़ जाता, इसके अंदर हवा भरते हैं। यानी इस यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एक आग लगी रहती है, वो आग क्या करती है, इसमें हवा का बहाव देती है, उसको हवा भरती है ऊपर। तो हवा भरती है तो ये ऐसे फूल जाता है, और फूल जाता है तो ये उड़ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको द्रव्य की जो प्रकृति है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। अब अपन इसको डीपली पढ़ते हैं। चलिए निकाल लीजिए अपनी बुकें और स्टार्ट करते हैं। लिख रखा है, अपनी पूर्व कक्षाओं से आप द्रव्य शब्द से परिचित हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं। आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं। आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। सीधे सीधे तौर पर ये जो पूरा टॉपिक है, मतलब ये जो आपने पूरा पढ़ा, इसमें द्रव्य के विषय में बताया गया है। जो द्रव्य है उसको आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ रखा है, लाइक क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा, क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। द्रव्य शब्द को आपने सुन रखा है। अब द्रव्य शब्द का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, यानी उठाने पर वो थोड़ी भारी लगती है आपको, है ना, जिसका द्रव्यमान होता है, जैसे केजी में द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान के साथ साथ स्थान भी घेरनी चाहिए, ऐसी वस्तु, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। बात क्लियर? फंडा क्लियर? पहला बिंदु। उदाहरण ले लें, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसके द्वारा बनी होती हैं? द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। किसके द्वारा बनी होती हैं? पदार्थ द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण के लिए ले लो, पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने हैं। सभी के सभी जो हैं वो जो द्रव्य होता है उसके द्वारा बने होते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। द्रव्य की अवस्थाएं मैंने आपको बताया, अभी 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके गुणधर्मों को पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। गुणधर्म मतलब क्या होता है भैया? प्रॉपर्टीज कहलाती है ना, प्रॉपर्टीज। देखिए, आप ये जानते हैं कि द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव है। ध्यान से समझना, द्रव्य जो है, मैटर जो है, पदार्थ जिसे अपन कहते हैं, पदार्थ 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है सर? भौतिक अवस्थाएं वो होती हैं जिनको अपन देख सकते हैं, लाइक क्वथनांक, लाइक गलनांक। ठीक है, क्वथनांक, गलनांक, ये सभी क्या है? भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर क्वथनांक किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा, क्वथनांक वो होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। लाइक पानी को जब अपन गर्म करते हैं तो उसका एक निश्चित ताप होता है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिस पर पानी क्या होता है? उबलने लगता है। क्या लगने लगता है? उबलने लगता है। तो वो जिस ताप पर वो उबलता है, जिस टेम्परेचर पर वो पानी उबलता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? उसका, उस पानी का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब जो गलनांक होता है वो क्या होता है? वो होता है जब कोई वस्तु
किसी निश्चित ताप पर गल जाती है यानी मेल्ट हो जाती है। जिस प्रकार से मान लें लोहा जो होता है, अगर उसको ताप देते जाएं और एक निश्चित ताप, एक ऐसा ताप आएगा जिस पर वो पिघल जाएगा, तो वो जो पिघल जाएगा ना, तो वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ये तो था गलनांक और क्वथनांक का मतलब। अब समझते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये भौतिक अवस्था है, मतलब भौतिक प्रकृति के आधार पर जो द्रव्य है वो 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो लिख रखा है ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को चित्र में दर्शाया गया है। यानी इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। घटक वो होते हैं, घटक वह मूल कण होते हैं, वह मूल पदार्थ होते हैं जिससे कोई अन्य पदार्थ बना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब अपना पेन और कॉपी उठाइए और पहला बात नोट करिए। लिखिए घटक, पहला बिंदु डालकर लिखिए घटक और ब्रैकेट में लिखिए कंपोनेंट। क्या लिखना है? मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखें। वह मूल पदार्थ जिससे किसी अन्य पदार्थ का निर्माण होता है वो घटक कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ठोस है और द्रव्य में जो घटक होते हैं, एक और बिंदु लिख लीजिए। द्रव्य में घटक बराबर लिखेंगे कण। ठीक है, द्रव्य में घटक बराबर लिखेंगे कण। यानी द्रव्य में जो घटक पाए जाते हैं, यानी कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी जो पदार्थ होता है वो किससे बनता है? कणों से मिलकर बनता है। तो द्रव्य की घटक क्या हो जाएंगे? कण हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे दे रखा है ठोस, द्रव और गैस, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ठोस के जो कण हैं, यानी ये जो क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। और ये इन घटकों का नाम क्या होता है? कण है। द्रव में जो घटक पाए जाते हैं वो कण होते हैं। तो ये जो कण आप देख रहे हैं ठोस में, कितने पास पास नजर आ रहे हैं आपको। अभी पास पास नजर आ रहे हैं तो ये गति नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अब द्रव में आप देखेंगे, द्रव के जो कण है वो दूर दूर है, इनके जो घटक है वो दूर दूर है। और गैस में देखेंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा दूर है। तो आप इसमें देखिए इसे। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा। लिख रखा है ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। यानी ठोस की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, अगर इस वाले चित्र की बात करें तो इसमें जो ये कण है, ये जो सारे कण हैं वो क्या है? बहुत पास पास हैं और क्रमबद्ध रूप से, यहाँ पे लिख रखा है बहुत पास पास हैं और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। यानी क्रमबद्ध रूप से जमे हुए रहते हैं। व्यवस्थित यानी जमे हुए रहते हैं। देखिए आप, बिल्कुल भी क्रमबद्ध, एकदम सटीक तरीके से जमे हुए हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है। कोई भी कण ऐसा आपको बिखरा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते, यानी गति नहीं करते हैं। पहली बात ठोसों की बात हो गई। अब बात करते हैं द्रवों की। तो द्रवों में कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं पास पास तो हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर है, तो ये थोड़ी थोड़ी गति भी कर पाते हैं। ठीक है, द्रव में गति होती है। लिख रखा है, ये हो गई द्रव की बात। अब बात आती है गैस की। लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं। अपन ने देखा चित्र में, देखिए इस वाले चित्र में कितने दूर दूर हैं कण, समझ रहे हैं ना आप? चलिए, बहुत दूर दूर होते हैं। वह बहुत आसानी तथा तेजी से गति कर सकते हैं। ये बहुत तेजी से गति करते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं, कणों के इस जमाव के कारण, व्यवस्था मतलब ये जो कण व्यवस्थित है, यानी किस प्रकार से जमे हुए हैं। ठोसों में ये बहुत पास पास जमे हुए हैं, द्रव में ये थोड़ा दूर है और गैस में बहुत ज्यादा दूर है। तो इस व्यवस्था के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण हैं। अभिलक्षण यानी कुछ आपको सिम्टम्स हैं। देखिए कौन कौन से। ठोसों का निश्चित आयतन, निश्चित आकार होता है। पहला कि ठोस जो होते हैं उनका जो आयतन होता है, यानी वो जितनी जगह घेरते हैं वो निश्चित जगह घेरते हैं और उनका आकार भी कैसा होता है? निश्चित होता है। पहली बात, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल जैसे एलईडी है ना, चौक का डिब्बा, चौक खुद आप रखेंगे तो सिर्फ वो वहीं रहेगी, स्थिर रहेगी। उसका आकार भी निश्चित है, उसका आयतन भी निश्चित है।
दूसरा पॉइंट है, द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आपने देखा होगा पानी को जहां पर भी डालो, जैसे आप किसी गिलास में डालोगे पानी को तो वो उसका आकार ले लेगा। अगर आप उसी पानी को किसी मग में डालोगे तो वो उसका आकार ले लेगा। अगर आप उसी पानी को कहाँ डालोगे, एक टैंकर में डालोगे, बड़े सारे टैंकर में, तो वो उसका रूप ले लेगा। तो इसमें आकार नहीं बता सकते अपन, आकार कोई सा भी है, वो पात्र पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पात्र ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। गैस में लेके जाएं तो गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता, ना तो इसका आयतन निश्चित रहता है ना आकार निश्चित रहता है। दोनों ही किस पर निर्भर रहते हैं, पात्र पर। वह उस पात्र के आयतन पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है, देखिए, ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है ना। ताप और दाब की, अगर ताप और दाब के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, ये जो द्रव्य की तीनों अवस्थाएं हैं, लाइक ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, देखिए, मान लीजिए मेरे पास ठोस है, एक ठोस में है ना, ठोस कोई वस्तु है, प्रोडक्ट है, उसको मैंने गर्म करा। अगर मैं उसको गर्म करता हूं, देखिए मैंने गर्म करा और गर्म करके मेरे पास वो ठोस द्रव में चेंज हो गया। ठीक है, अब मैंने उस द्रव को वापिस से गर्म करा। मैंने क्या करा, उस द्रव को वापिस से गर्म करा, तो वो जो द्रव था वो किस में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब मैंने वो जो गैस मेरे को प्राप्त हुई, उस गैस को मैंने वापिस से पुनः ठंडा करा, है ना, वापिस से मैंने उसको ठंडा करा तो किस रूप में आ गई, द्रव में आ गई। और द्रव को मैंने और ठंडा करा तो वो किस गैस, मतलब किस रूप में आ गई, ठोस अवस्था में आ गई। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ठोस से मैंने ठोस को गर्म करके द्रव बनाया, द्रव को गर्म करके गैस, फिर गैस को ठंडा करके मैंने द्रव बनाया और द्रव को ठंडा करके क्या बनाया, गैस। तो इस प्रकार से मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया, एक दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर लिया। ठोस अवस्था को मैंने द्रव अवस्था में चेंज कर दिया और द्रव अवस्था को मैंने गैस अवस्था में चेंज कर लिया। सामान्यतः किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जो अपने प्रोसेस बताया वो ये बता रहा है, द्रव को गर्म करने पर वह गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वह द्रवित होकर यानी द्रव में परिवर्तित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और अधिक ठंडा करने पर और ज्यादा ठंडा करने पर द्रव जमकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। वही बातें हैं जो मैंने बताई। तो द्रव्य की अवस्थाएं आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, अब द्रव्य का वर्गीकरण देखेंगे। पहला वर्गीकरण अपन ने भौतिक प्रकृति के आधार पर पढ़ा है ना। पहला परिवर्तन अपन ने किसके आधार पर पढ़ा, द्रव भौतिक प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस, जो अपन को दिखता है। ठीक है, अब अपन रासायनिक प्रकृति के आधार पर देखने वाले हैं। ठीक है, जो अपन को दिखता नहीं है ना। रासायनिक प्रकृति के आधार पर अपन अब वर्गीकरण करने वाले हैं किसका, द्रव्यों का, यानी मैटर्स का अपन वर्गीकरण करने वाले हैं। लिखा है कक्षा 9 के पाठ 2 में आप जान चुके हैं कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कक्षा 9 में आपने देखा होगा, कक्षा 9 का पाठ 2 यदि आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी मोटे मोटे तौर पर द्रव्य को रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो भाग है वो है मिश्रण और दूसरा जो भाग है वो है शुद्ध पदार्थ। कभी कभी हम मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूंगा। तो दो प्रकार में अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ ये होता है, वर्गीकृत किया जाता है इन्हें, और आगे चित्र 1.2 के अनुसार उपविभाजित किया जाता है, यानी इनको और विभाजित किया जाता है। मोटे मोटे तौर पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, ये आपको आपकी एनसीईआरटी में दे रखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब एक एक बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले अपन ने द्रव्य को समझा, द्रव्य किसे कहते हैं, उसके बाद द्रव्य की अवस्थाओं को समझा।
तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को समझा। अब बात करते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण, जो कि दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले अपन एक एक करके समझने वाले हैं। पहले मिश्रण को समझेंगे, फिर शुद्ध पदार्थ को समझेंगे और फिर ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। देखें, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे, सारे के सारे बच्चे लिखेंगे शुद्ध पदार्थ, लिखेंगे सबसे पहले, फिर बराबर करके लिखना है। जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही होगी, संघटक। संघटक मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको घटक समझाया, देखिए अपनी कॉपी पे, कॉपी उठाइए, सबसे पहले जो आपने लिखा था वो पढ़िए एक बार वापिस से। क्या लिखाया था मैंने? पदार्थ का वह मूल पदार्थ, घटक वह मूल पदार्थ होता है जो किसी अन्य पदार्थ को बनाने में कार्य करता है। ठीक है, जो कोई पदार्थ बनता है, पदार्थ किससे बनता है? तो वो जिससे बनता है वो जो मूल कण होते हैं, छोटे छोटे कण मिलकर जिस बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं वो पदार्थ तो कहलाता है, लेकिन वो छोटे छोटे जो कण मिलकर बन रहे हैं वो घटक कहलाते हैं। तो संघटक मतलब क्या होता है? घटकों का मिलना, है ना। अपन एक शब्द लिखे हैं कि घटकों का मिलना और एक लिखे संघटक, तो इन दोनों में से कौन सा जल्दी शब्द लिखने में जल्दी आएगा? संघटक जल्दी लिखने में आएगा, इसलिए संघटक को अपन क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। घटक को अपन घटकों का जुड़ना, घटकों का मिलना, ऐसा ना लिखकर अपन क्या लिखते हैं? संघटक लिखते हैं। तो जब किसी पदार्थ के सभी संघटक यानी घटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, यानी जो घटक है वो रासायनिक रूप से समान होते हैं, यानी सभी जो घटक हैं वो समान है, कोई भी अलग नहीं है, यानी ए ए ए ए जुड़कर बराबर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो इस प्रकार का जो वो पदार्थ होता है, जो इस प्रकार के पदार्थ होता है वो क्या बनता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। अगर मिश्रण की बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के घटक कण होते हैं, यानी A प्लस B जुड़कर क्या बनता है? AB बनता है ना, मिश्रण में। ठीक है, तो इस प्रकार का मिश्रण होता है। और शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? जैसे घटक कण है, मान लो A प्लस A घटक कण है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? A ही बनेगा। आगे लिख रखा है मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, ध्यान दीजिए, मिश्रण जो है वो अकेला नहीं बनता है। मिश्रण किससे मिलकर बनता है? शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है। जब कोई शुद्ध पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, जब शुद्ध पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो वही लिख रखा है, शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर एक अच्छी सी परिभाषा और आ गई घटक की, सरल सी। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। घटक किसे कहते हैं? अगर मिश्रण है तो मिश्रण किसी से मिल रहा होगा। अब मिश्रण जैसे मान लीजिए चीनी नमक का घोल है, ठीक है, चीनी नमक का एक घोल है जो कि एक मिश्रण है। अब इस मिश्रण में क्या शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे अपन? शुद्ध पदार्थ अपन चीनी को कहेंगे। ठीक है, चीनी को कहेंगे जो कि एक शुद्ध अलग सा पदार्थ है। पानी जो कि एक अलग सा पदार्थ है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ अपने क्या हो जाएंगे? चीनी हो जाएगी। अब चीनी को अपन आगे विभक्त नहीं कर सकते, चीनी के कणों से मिलकर बना है, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। मिश्रण की परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। यानी मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में अलग अलग पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के कण, यानी बहुत सारे पदार्थ होंगे और उनके जो कण हैं आपस में किसी भी अनुपात में, यानी असमान अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण हैं। आप अपन आजकल देखते हैं तो वो अपने आसपास के जितने भी पदार्थ है वो मिश्रण ही है। उदाहरण ले लिया मिश्रण का, के लिए जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि सभी
मिश्रण होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन यानी घोल, अगर जब अपन जल में चीनी को घोलते हैं तो वो क्या होता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। हवा में कई प्रकार के कण होते हैं, है ना, तो वो ऐसे ही जुड़े रहते हैं। चाय में कोई अपन नाप के थोड़ी ना बनाते हैं, वो तो ऐसे ही पानी डलता है, और ये सब बातें। कोई मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकता है। किसी भी समांगी मिश्रण में, अब अपन ने मिश्रण को समझ लिया। मिश्रण क्या होता है, किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। पहली बात, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। दूसरी बात, वो अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, है ना, ये होता है मिश्रण। मिश्रण के दो प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समझते हैं समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। यानी समांगी मिश्रण, जैसे मान लीजिए एक समांगी मिश्रण, घटक मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जिससे वो समांगी मिश्रण बन रहा है। मतलब इसका मतलब समझना चाहें, इसका अर्थ समझना चाहें तो लिख रखा है। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। यानी संगठन यानी मिलना एक समान होता है। जैसे एक उदाहरण है, जल में चीनी का विलयन और हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे चीनी है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, पानी में मिल जाती है बहुत तरीके से। तो अगर अपन उसको ढंग से मिलाएं तो अपन देखते हैं कि चीनी बिल्कुल पूर्णतः मिल गई है पानी के अंदर, तो एक दूसरे में मिल जाते हैं और अपन को आंखों से नहीं दिखते हैं। समांगी मिश्रण का एक और अच्छा सा उदाहरण ये हो सकता है कि जब भी अपन कोई समांगी मिश्रण होता है ना, तो उसमें जो पदार्थ होता है उसको देख नहीं पाते हैं, जो गुलाबा पदार्थ होता है उसको देख नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे आप चीनी को पानी के अंदर मिलाएंगे तो आप चीनी को वापिस से देख नहीं पाएंगे, पुनः देख नहीं पाएंगे, वो पूरी की पूरी घुल जाएगी। तो ये चीज, ठीक है। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता। यानी इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता, यानी अलग अलग रूप से होता है, यानी अलग अलग तरीके से मिलता है। कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। यानी अपन यदि देखें, मिट्टी लीजिए आप और क्या करें, पानी लीजिए, दोनों को मिलाइए। अब दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे मिट्टी के छोटे छोटे कण आपको दिखेंगे, मिट्टी के छोटे छोटे कण आपको दिखेंगे। तो ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ अपन घोलते हैं वो एक तो पूर्णतः मिलता नहीं है, पूरी तरीके से, है ना, पानी में मिलता नहीं है। और पानी में मिलता नहीं है तो क्या होता है, वो पदार्थ ऊपर दिख जाता है अपन को, तो दिख जाता है, इसका मतलब वो विषमांगी मिश्रण है। आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए चीनी और नमक तथा दाल के दानों और गंदगी यानी प्राय छोटे कंकड़ के कणों के मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। मैंने आपको बता दिया। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रणों के कई अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटकों को हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टलन, आसवन आदि भौतिक विधियों के उपयोग द्वारा अलग किया जा सकता है। देखिए, मिश्रण जो होते हैं, मिश्रणों को अपन भौतिक विधियां हैं, कुछ भौतिक विधियां जैसे बीनना, छानना, क्रिस्टलन, आसवन, ये कुछ भौतिक विधियां हैं। इनके माध्यम से जो मिश्रण में जो घटक कण होते हैं, घटक कण जिसका मैंने आपको बताया जिनसे मिश्रण बनता है, जैसे अगर अपन जानना चाहें, चीनी और पानी का जो घोल है ये मिश्रण है। अब इस मिश्रण में घटक कण कौन से हैं, एक तो चीनी है और एक क्या है, पानी है। अगर ये दो घटक कण हैं इसके अंदर, अब इस मिश्रण में से मेरे को चीनी अलग निकालनी है और पानी अलग निकालना है, तो ये संभव है किसके द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा संभव है। भौतिक विधियों के द्वारा अपन चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं, चीनी को अलग रख सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। अब वो आपको चुनना पड़ेगा कि आप इसमें से कौन सी विधि अपनाएंगे। मान लीजिए आपने मिट्टी ली और जल लिया, अब आपने दोनों को मिला लिया,
घोल लिया। अब आप ये किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। अब ये विषमांगी मिश्रण है तो इसमें आपको संभवतः क्या दिखेंगे? कण दिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखकर क्या कर सकते हो? उस पानी में से उन कणों को निकाल सकते हो। यानी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बीन रहे हो। क्या कर रहे हो? पहली जो भौतिक विधि है यानी बीनना, उसको आप बीन रहे हो। मान लीजिए अपन नींबू की शिकंजी बनाते हैं, तो नींबू की शिकंजी या फिर चाय बनाते हैं, तो चाय में अपन जो चाय पत्ती होती है उसको छानते हैं, तो वो दूसरी भौतिक विधि हो जाती है। ठीक है। क्रिस्टलन कौन सी विधि होती है? क्रिस्टलन वह विधि होती है जिसमें जो क्रिस्टल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको क्रिस्टल के रूप में बदला जाता है, तो वो क्रिस्टलन विधि। जैसे अपन होते हैं NaCl जो होती है वो एक क्रिस्टलन विधि है। ठीक है। जैसे नौसादर है, ये सारी चीजें। तो आसवन विधि, आसवन यानी डिस्टिलाइजेशन, यानी इसको वाष्पीकरण करके और अपन जो करते हैं आसवन, वो कहलाता है। ठीक है। ये बातें हैं। अब बात कर लेते हैं मिश्रण के विषय में। तो आपने बात कर ली मोटे मोटे तौर पर। क्या समझा? मिश्रण जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनता है वो मिश्रण कहलाता है। ठीक है। और मिश्रण में दो प्रकार के समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण थे। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें घटक कण आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं। ठीक है। जैसे चीनी और नमक का घोल। और दूसरा अपन ने समझा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें जो घटक कण होते हैं वो पूरी तरह नहीं मिलते, जैसे मिट्टी और पानी का घोल। ठीक है। अब बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थों की। स्टार्टिंग में अपन ने देखा था ना, देखिए स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा, ये देखिए द्रव्य दो प्रकार के, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है। मिश्रण को अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये वाला भाग अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। तो देखिए शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। यानी जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर मैटर होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मिश्रणों से बिल्कुल अलग होती है। कैसे? देखिए शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण में क्या होता था? मिश्रण में जो शुद्ध पदार्थ मिलते थे वो अनिश्चित अनुपात में मिलते थे। अनिश्चित ऐसे ही मिल जाते थे, मतलब अलग अलग तौर पर, उनका निश्चित नहीं होता था आप कितने में मिलाओ। लेकिन शुद्ध पदार्थों के जो कण होते हैं वो कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं भैया? निश्चित तौर पर मिलते हैं। मिश्रणों में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं। मिश्रणों में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं। हमने देखा था मिश्रण किनसे मिलकर बनता है? पदार्थों से मिलकर बनता है। और वो जो पदार्थ होते हैं वो किससे, कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है मिश्रण। यानी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे अपन मिश्रण कहते हैं। लिख रखा है मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। हमने देखा मिश्रणों में अनिश्चित अनुपात होता है, तो किसी भी अनुपात में मिश्रण वो मिश्रित हो सकते हैं। ये मिश्रण की बात चल रही है। और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। ठीक है। वो उनका जो संगठन है, यानी मिश्रणों में जो शुद्ध पदार्थों का जो संगठन होता है, यानी जुड़ना होता है, वो भी कैसा हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। लिख रखा है तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण, यानी प्योर मेटल के कुछ उदाहरण हैं तांबा, चांदी, सोना, जल और ग्लूकोज। यानी आप मोटे मोटे तौर पर यह समझिए कि जो मिश्रण होता है, मान लीजिए मिश्रण का एक उदाहरण है जल और चीनी का घोल। तो ये जो मिश्रण होगा वो दो शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना है। पहला शुद्ध पदार्थ है चीनी और दूसरा शुद्ध पदार्थ है जल। तो ये दो शुद्ध पदार्थों से मिलकर कौन बना है? मिश्रण बना है। तो ये जो दो शुद्ध पदार्थ हैं इन्हें अपन मिश्रणों के घटक भी कहते हैं। ये भी अपन ने समझा। ठीक है। आगे लिख रखा है ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अगर आप ग्लूकोज को समझेंगे, क्योंकि ग्लूकोज एक शुद्ध पदार्थ है, तो ग्लूकोज अगर बात आई गई है ग्लूकोज की, तो मैं अगर बता दूं ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5, क्या होता है भाई? C6H12 है ना, इसको थोड़ा मिटाएंगे, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जो केमिकल
फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो केमिकल फॉर्मूले में आप सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं कार्बन उपस्थित है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनका एक निश्चित अनुपात है, यानी 6, क्या लिख रखा है, 6:12:6। तो इनको सरल करेंगे तो 1:2:1, यानी एक सरल और एक निश्चित अनुपात आ रहा है अपने पास। ये जो केमिस्ट्री में जो ये अनुपात है वो क्या कहलाता है, एक निश्चित अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में होते हैं और इसके सभी कणों का संगठन, यानी इनके सभी कणों का संगठन, ये कण है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है, यानी एक तरीके से ही मिलते हैं ये। अतः अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का एक निश्चित संगठन होता है, यानी ये भी एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, यानी इसके अलावा ग्लूकोज के संगठकों, जो ग्लूकोज के घटक हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, है ना। जो मिश्रण थे, है ना, जो मिश्रण थे, ये जो वाला जो मिश्रण था, मिक्सचर थे, उनको सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता था। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें ग्लूकोज में जो शुद्ध पदार्थ है वो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इनमें कार्बन को भौतिक विधियों, यानी ये जो भौतिक विधि है, भौतिक विधियों जैसे आसवन, क्रिस्टलन, बीनना, छानना, ये सारी भौतिक विधियां हैं, इनके द्वारा कार्बन को क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ना हाइड्रोजन को किया जा सकता है, ना ऑक्सीजन को किया जा सकता है। लेकिन मिश्रण जो थे, मिश्रणों में क्या होता था, उनको भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता। जो उसके घटक थे उनको भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता था, लेकिन शुद्ध पदार्थ हैं उनको अलग किया नहीं जा सकता। तो ये मेन अंतर आपको दिख रहा होगा। आगे लिखा है, शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी हमने देखा था, क्या देखा था भैया, मैंने आपको बताया था अभी कि भैया कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था, देखिए यहां पर अपन ने देखा था कि जो द्रव्य होते हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक तो मिश्रण में और एक शुद्ध पदार्थ में। ठीक है, तो मिश्रण की कहानी तो अपन ने पूरी अच्छी तरीके से समझ ली। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में और बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ को भी समझ लिया अपन ने। शुद्ध पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ जो एक ही परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक में बांटा जाता है। अब अपन समझेंगे तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तत्व और यौगिक की कहानी को समझते हैं। लिख रखा है मिश्रण से भिन्न होता है, ये अपन ने समझ लिया। इनमें किनमें, तत्वों और यौगिकों में एक ही प्रकार के कण होते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं भैया, एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। ये जो कण हैं वो परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। यानी तत्वों और यौगिकों, यानी तत्वों को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट और यौगिकों कहते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड, इन दोनों के ही जो कंपोनेंट्स है यानी घटक हैं, जिनसे ये जो तत्व है यानी ये जो पदार्थ है वो बनते हैं, वो क्या हो सकते हैं, या तो परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। या तो परमाणु से बनते हैं तत्व और यौगिक, या फिर अणु से बनते हैं तत्व या यौगिक। आगे लिख रखा है, आप अपनी पिछली कक्षाओं से परमाणुओं और अणुओं से परिचित होंगे। आपने पिछली कक्षाओं में परमाणु और अणुओं को समझा था। परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, उससे बड़ी इकाई अणु होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, और उससे बड़ी इकाई अणु होती है। लेकिन आप उनके बारे में एकक 2 यानी पाठ 2 में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी इससे अगले वाला जो पाठ है उसके अंदर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लिख रखा है, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है। यानी तत्वों के उदाहरण दे रखे हैं आपको। तो तत्व एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकती है। यानी आपने यदि पेरियोडिक टेबल को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें जितने भी आपको सब कुछ दिखता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी सब कुछ दिखता है वो सब क्या होते हैं, एलिमेंट ही होते हैं। वो क्या होते हैं, तत्व ही कहलाते हैं। इन सब में एक
ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यानी ये जो सारे के सारे सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा जितने भी हैं, ये सब इनमें ये जो बने हैं एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु यानी अलग अलग जो तत्व होते हैं, लाइक सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनके जो परमाणु होते हैं, यानी सोडियम के जो परमाणु हैं वो नाइट्रोजन के परमाणु से अलग होगा, सोडियम का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन के परमाणु से अलग होगा। यानी सोडियम जिन परमाणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन उन परमाणु से मिलकर नहीं बना हो सकता। ठीक है, सोडियम अलग परमाणु से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन अलग परमाणु से मिलकर बनता है। आगे लिख रखा है सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। एकल परमाणु घटक, एकल यानी एक, परमाणु यानी परमाणु, घटक यानी घटक, यानी एकल परमाणु घटक। एकल परमाणु घटक यानी घटक तो कौन सा है, परमाणु है, एकल यानी एक, यानी एक परमाणु से मिलकर बनते हैं। एक परमाणु से मिलकर कौन बनता है, सोडियम बनता है और तांबा, ये एक एक परमाणु से मिलकर बनते हैं। जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक यानी कुछ अन्य तत्व हैं, घटक अणु होते हैं, यानी उनके घटक कौन से होते हैं, अणु होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तत्व अणु भी हो सकते हैं, तत्व अणुओं से भी बनते हैं और कणों से भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रखा है, जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक, जो अन्य तत्व हैं वो अणु होते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोजन से बनते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोजन से बनते हैं। कौन, अणु। लिख रखा है अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के, मतलब हाइड्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, इन तत्वों के जो अणु हैं, इन तत्वों के जो अणु हैं वो उपस्थित होते हैं, जैसे जो क्रमशः इनके 2-2 परमाणु के संयोजन से बनते हैं। इसे चित्र में दिखाया गया है। विभिन्न तत्वों के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु ये ऐसा होता है, नाइट्रोजन का परमाणु ऐसा होता है, ऑक्सीजन का परमाणु ऐसा होता है, कॉपर का परमाणु ऐसा होता है और सोडियम का परमाणु ऐसा होता है, सोडियम होता है ये। ठीक है, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं। अब ये मिलकर ही क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक अन्य हाइड्रोजन का परमाणु, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन का एक अन्य परमाणु, ये दोनों संयोग कर यानी मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं, जिसे अपन H2O कर लिखते हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु ये दे रखा है, ऑक्सीजन का अन्य परमाणु ये दे रखा है, ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु था वो कैसा था, ये था। ठीक है, ऑक्सीजन का जो परमाणु था वो ये था। तो यहाँ पर परमाणु और अणुओं का निरूपण दे रखा है कि कैसे प्रकार से। आगे लिख रखा है जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। यानी अभी तक अपन ने क्या समझा, शुद्ध पदार्थ समझ लिए किन्हें कहते हैं, उसमें तत्वों को समझ लिया। अब अपन समझ रहे हैं यौगिकों को। यौगिकों में लिख रखा है जब भिन्न तत्वों के, यानी जब अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है ना। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी यौगिक के जो घटक हैं उनको सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता, यानी भौतिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन रासायनिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है ना। जैसे आपको बता दिया, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को चित्र 1.4 में निरूपित कर रखा है। यानी जो जल होता है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक अन्य परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, अपन ने देखा था ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन का एक अन्य परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है। तो 3 अलग अलग, मतलब आप समझ 2 या 2 से अधिक, ये 2 या 2 से अधिक ही तो है, 3 है। ठीक है, तो ये मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा ही है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और एक कार्बन का परमाणु है, इससे मिलकर बना है। तो ये द्रव्य का वर्गीकरण अपन ने समझ लिया। आगे लिख रखा है, आपने चित्र 1.4 में देखा, यानी इस वाले चित्र में देखा
कि जल के एक अणु में, जल का जो एक अणु है, जल का जो फॉर्मूला होता है सबको पता है, बताने की आवश्यकता है क्या? चलिए एक बार लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। H2O, ये होता है रासायनिक सूत्र किसका? जल का। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया? H2 होता है। तो H2 यानी हाइड्रोजन के दो अणु, यानी ये रहे हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु जो कि ये रहा, अणु यानी परमाणु, सॉरी, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बनता है? जल का अणु, जल का अणु बनता है। ठीक है, क्या बनता है भाई? जल का अणु बनता है। बात क्लियर? चलिए, लिख रखा है जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु कार्बन के एक परमाणु से संयोजित होते हैं, यानी मिले होते हैं। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु, हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, तो यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी यौगिक में ये पाया ही जाता है। यदि आप कोई यौगिक बना रहे हैं तो उसको आपको निश्चित अनुपात में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो यौगिक नहीं बन पाएगा। लिख रखा है इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। यानी एक यौगिक आप बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि घटक की जो अवस्था है, यानी जो अणु, जैसे ये जो जल है, ये जल किससे मिला है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। क्या है भाई? हाइड्रोजन गैस है। और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन की अवस्था क्या है? गैस है, अपन जानते हैं। ऑक्सीजन भी गैस है, अपन जानते हैं, है ना। लेकिन इन दोनों से मिलकर, इन दोनों के परमाणु से मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है, जो कि क्या है? द्रव है। देखिए आश्चर्यक्रम आ रहा है ना, हो गए सरप्राइज, हुए कि नहीं हुए? जो ढंग से देख रहा होगा वो तो एकदम हो गया होगा। देखिए H2O है, H2O क्या है? जल है। H2O क्या है? जल है। अब जल दो प्रकार से बनता है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन जो है वो भी गैस है, ऑक्सीजन है वो भी गैस है, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है, यानी जल बन रहा है, जो कि क्या है? एक लिक्विड है, जो कि क्या है? लिक्विड है। अब देखिए दो अलग अलग, यानी गैसें मिल रही थी और बना क्या? जल बना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके साथ ही इसका मतलब है किसी यौगिक के गुणधर्म, किसी यौगिक की प्रॉपर्टी उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होती है, यानी घटक तत्वों से भिन्न होती है। यानी गैस मिल रही है तो गैस ही नहीं मिलेगी, अलग तत्व, अलग गुणधर्म मिलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, परंतु उनके संयोजन यानी उनके मेल से बना यौगिक जल है, जो कि क्या है? एक द्रव है, जो कि क्या है? एक द्रव है। यह भी जानना रोचक होगा आपको। एक और बात जान के आपको लगेगा अरे भाई ये भी एक रोचक बात है, बहुत अच्छी बात है, जानना रोचक होगा कि हाइड्रोजन एक तेज पॉप ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन जो है वो जलती है, और कैसे जलती है? बहुत तेज पप पप ऐसी आवाजें आती हैं। तो वो कैसे जलती है? हाइड्रोजन क्या करती है भाई? जलती है। क्या करती है? जलती है, बर्न होती है। और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने में सहायक होती है। यानी हाइड्रोजन जलती है तो हाइड्रोजन को जलाती कौन है? ऑक्सीजन जलाती है। अगर अपन को अपने पर्यावरण में, अपन जैसे चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाने के लिए भी कौन सहायक होता है? ऑक्सीजन सहायक होती है। यदि एक ऐसा रूम हो जहां पर ऑक्सीजन हो ही ना, और वहां पर अपन कोई चूल्हा जलाए तो जलेगा ही नहीं। लाइक आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, आप कभी एक्सपेरिमेंट करना, कांच का एक बाउल लेना, कांच का एक या फिर फ्लास्क लेना, उसके अंदर मोमबत्ती रखना और क्या करना? उसको जलाना, उस मोमबत्ती को जलाना और उसके ऊपर फ्लास्क रख देना। फिर देखना, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। वो क्यों बुझ जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करती है? दहन में सहायक होती है, दहन यानी जलाने में सहायक होती है। अब आप देखेंगे, परंतु जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक यानी आग को बुझाने के रूप में किया जाता है। मतलब जल बन रहा है दो जलने वाली चीजों से। जो पानी है वो दो
जलने वाली चीजों से बन रहा है, लेकिन वो काम किसका कर रहा है? अग्निशामक यानी आग को बुझाने का काम कर रहा है। तो बिल्कुल ही विपरीत हो गया ये चीज। तो यही चीज आपको समझाना चाह रहा था मैं। तो आज के टॉपिक में अपने जो दोनों टॉपिक थे जो अपने स्टार्ट करा था, क्या स्टार्ट करा था भाई? अपन ने यहां से स्टार्ट करा था कि द्रव्य की जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की, द्रव्य की अवस्था और द्रव्य का वर्गीकरण। इन दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करा कि नहीं करा? कर लिया। अब बात आती है नोट्स की। अब नोट्स लिखिए, नोट्स लिखेंगे सभी के सभी बच्चे। चलिए नोट्स निकालने दें अपन अपने। देखिए नोट्स को आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले नोट्स लिखेंगे 1.2 जो द्रव्य की प्रकृति थी उसमें। आपको नोट समझा देता हूं। पहला आपको मैंने पूरा का पूरा क्या समझाया? बुक के माध्यम से समझाया। अब मैं आपको समझाऊंगा नोट्स के माध्यम से, ताकि इस वीडियो के अंदर अंदर ही आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए और उसके बाद आपको ये जो चीजें हैं एकदम रट जाए, है ना। अब अपन समझते हैं नोट्स। द्रव्य की प्रकृति। तो द्रव्य किसे कहते हैं? सबसे पहले लिख रखा है कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। ये अपन ने समझा। सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है। द्रव्य की अवस्था में अपन को लिखना है द्रव्य के गुणधर्म जैसे कि अवस्था, गलनांक, क्वथनांक आदि भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं, है ना। द्रव्य के गुणधर्म होते हैं, जैसे अवस्था होती है, गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, आदि भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। इनके आधार पर यानी भौतिक गुणधर्म के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण ठोस, द्रव व गैस में किया जाता है। मैंने आपको बताया भौतिक प्रकृति के आधार पर जो द्रव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में ठोस कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठोस में कण एक दूसरे के पास पास लगातार रूप से व्यवस्थित रहते हैं और ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। द्रव में कण एक पास पास होते हैं और ये गति कर सकते हैं। गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और ये तेजी से गति करते हैं, बहुत तेजी से गति करते हैं। ये समझा अपन ने। फिर अपन ने देखा द्रव्य की अवस्था के अभिलक्षण पढ़े थे, है ना। द्रव्य की अवस्था के सिम्टम पढ़े थे। कौन कौन से सिम्टम थे? ठोस के अलग सिम्टम थे, द्रव के अलग सिम्टम थे, गैस के अलग सिम्टम थे। जो ठोस थी यानी सॉलिड था उसका आयतन कैसा होता है? निश्चित। आकार कैसा होता है? निश्चित। द्रव का आयतन निश्चित, आकार पात्र पर निर्भर करता है। गैस का आयतन अनिश्चित, आकार पात्र पर निर्भर करता है। इसमें एक और बिंदु था कि ताप और दाब की सहायता से द्रव्य की तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है, जो कि अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। ठोस को गर्म करा, द्रव में बदला, द्रव को गर्म करा गैस में, गैस को ठंडा करा द्रव में और द्रव को ठंडा करा ठोस में। इस प्रकार से अपन ने देखा था। और ये जो चिन्ह होता है वो उत्क्रमणी का होता है और ये जो चिन्ह होता है वो अनुत्क्रमणी का होता है, ठीक है। ये रिवर्स रिएक्शन का चिन्ह और ये इरिवर्सिबल, ठीक है। चलिए फिर दूसरा बिंदु था द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण हमने जो पढ़ा था वो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पढ़ा था, है ना। द्रव्य का वर्गीकरण 2 आधार पर, एक तो भौतिक प्रकृति के आधार पर और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। तो शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, और मिश्रण जो कि 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ये रासायनिक प्रकृति। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा डीपली, है। सर आप बोलेंगे कि सर इनको आप थोड़ा डीपली समझाओ, यानी शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ये हम नोट्स में लिखना चाहते हैं, तो आप लिख लीजिए। देखिए इस प्रकार से शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ के सभी, अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं शुद्ध पदार्थ को, तो है ना। तो शुद्ध पदार्थ जब किसी पदार्थ के सभी संघटक यानी जुड़ने वाले कण, यानी जो शुद्ध पदार्थ को बनाने, अब वो घटक कौन से होते हैं? कौन बताएगा भैया? जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण, तो वो कण कौन से होते हैं? या तो परमाणु होंगे या फिर अणु होंगे, ठीक है ना। रासायनिक रूप से समान होते हैं, इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। घटक किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, वह मूल पदार्थ जिससे किसी अन्य पदार्थ का निर्माण होता है घटक कहलाता है ना। या अपने ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह मूल कण जो कि जिससे वह संपूर्ण पदार्थ बनाए, वो पूरा का पूरा पदार्थ बनाए, वो क्या कहलाता है? घटक कहलाता है। यानी घटक मतलब होता है कंपोनेंट, ठीक। आगे लिखेंगे शुद्ध पदार्थ के घटकों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ना भैया, शुद्ध पदार्थ के जो घटक होते हैं
उनको क्या नहीं, सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी बीनना, छानना, हाथों से बीनना, छानना, आसवन करना, किशलन, इन विधियों, ये सारी की सारी भौतिक विधियां होती हैं। इनके द्वारा आप शुद्ध पदार्थ के जो घटक होते हैं उनको अलग नहीं कर सकते। बात क्लियर? चलिए, शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले आता है तत्व यानी एलिमेंट। तो तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के कण जैसे परमाणु, अणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया कण के आगे परमाणु और अणु, तो ध्यान देना। अब परमाणु से बना जो तत्व होते हैं उसके उदाहरण देख लीजिए, सोडियम, तांबा, चांदी, ये होते हैं। और अणु से बना जो तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपने देखा होगा हाइड्रोजन का जो सामान्य सूत्र होता है H2, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, इस प्रकार से। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था, ये विभिन्न तत्वों के परमाणु है। हाइड्रोजन के परमाणु ऐसा दिखता है, ऑक्सीजन का ऐसा, नाइट्रोजन का ऐसा। ये तो आपको दे रखा है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब आपको H2 अणु बनाना है तो आप ऐसे इस प्रकार से मिलता है, हाइड्रोजन का परमाणु और हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर ये बनता है। ये समझाया था मैंने आपको। फिर अगला तत्व तो हो गया। यौगिक की बात करें, जब अलग अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु, जब अलग अलग तत्वों के लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग अलग तत्व होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, यौगिक कहलाता है, ठीक है। जैसे जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे यौगिक कहलाते हैं। हो गई बात शुद्ध पदार्थों की। बात होगी मिश्रण की। तो मिश्रण में जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण यानी जुड़ने वाले कण जिससे वो मिश्रण बनता है रासायनिक रूप से समान नहीं होते, यानी वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे रासायनिक रूप से यानी शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। लाइक समांगी मिश्रण में आप देखेंगे किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं। समांगी मिश्रण में वह मिश्रण होता है जिसमें जो घटक कण होते हैं, जो घटक होते हैं, जैसे चीनी और पानी का जो घोल होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो घटक हैं, घटक क्या है इसके अंदर? चीनी और पानी, ये दो घटक हैं समांगी मिश्रण के। तो जो चीनी है वो पानी में पूरी तरह घुल जाती है। चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है और जो पानी में पूरी घुल जाती है, तो ये समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण, किसी विषमांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूरी तरह घुलते नहीं है। जैसे जल में मिट्टी का घोल, ये पूरी तरह घुलता नहीं है। आगे लिख रखा है किसी मिश्रण के घटकों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्या समझ रहे हैं बातों को? किसी मिश्रण के घटकों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। सॉरी, अलग किया नहीं, अलग किया जा सकता है। और सामान्य भौतिक विधियां कौन सी हैं? हाथ से बीनना, छानना, किष्टन और आसवन, ठीक है। समझा था ना अपन ने, चीनी और पानी का घोल है। अब इसमें से ये जो इनके घटक हैं कौन कौन से? चीनी और पानी, इनका विलयन था। अब मुझे चीनी अलग चाहिए, पानी अलग चाहिए, तो मैं इनको भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकता हूँ, है ना। उनकी विधियां उपलब्ध है, ठीक है। बात हुई क्लियर? चलिए, अब आप बोलेंगे सर ये तो मैंने लिख लिया लेकिन मेरे को चाहिए क्विक, मेरा ऐसा होना चाहिए कि क्विक रिवीजन हो जाए, कि मैं बस सिर्फ देखूं और मुझे सारी की सारी बातें याद हो जाएं। तो आप क्या करेंगे? इस चार्ट को फॉलो करेंगे। जो बच्चे ऐसा चाहते हैं मेरे को एग्जाम समय में क्विक रिवीजन हो जाए, ये अगर मैं रिवीजन करना चाहता हूं तो वो इस चार्ट को फॉलो करेंगे। इस चार्ट में क्या है? रासायनिक प्रकृति के आधार पर पूरा आपको एक ही बारी में लिखा है। जैसे इसमें अलग अलग तरीके से 1 और 2 पेजों में अपना हुआ है, इसमें एक ही बारी में आपको लिख दिया। जैसे रासायनिक प्रकृति के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं वो यहाँ लिख दिया, मिश्रण किसे कहते हैं वो यहाँ लिख दिया। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, जिनको तत्व की परिभाषा ये रही, यौगिक की परिभाषा ये रही। उदाहरण ये रहा और इसका उदाहरण ये रहा। मिश्रण में इसका परिभाषा ये रही, दो प्रकार के, समांगी विषमांगी, इसका ये रहा परिभाषा और उदाहरण ये रहा। विषमांगी में इसका परिभाषा और इसकी उदाहरण ये रहा। तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में टोटली अपन ने क्या क्या समझा बात करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर यही खत्म होता है। बात कर लेते हैं आज अपन ने क्या क्या समझा। देखिए, रसायन अध्याय 1 में अपन ने ये कंप्लीट करा और द्रव्य की प्रकृति को स्टार्ट करा था आज, और इसको भी कंप्लीट करा। अगले वाले वीडियो में इसको समझेंगे, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, ठीक है। तो आज अपन ने मोटे मोटे तौर पर द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की अवस्था, द्रव्य का वर्गीकरण, इन सभी टॉपिकों को कंप्लीट करा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करने से क्या होता है? मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और वीडियो बनाने का
एक प्रबल इच्छा जागृत होती है। इसलिए कमेंट आवश्यक रूप से करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।